हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो ईएफडी के पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम तीन टाइप से होते हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो कैसे एक दूसरे में पॉइंट अपन ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद देखा था अपने डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है और उनके स्केलिंग फैक्टर किस तरीके से H1 H2 H3 की वैल्यू वेरी करती है अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के लिए। अब इस सीरीज में अपन और देखते हैं पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। तो पॉइजन इक्वेशन आपकी होती है डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन। रो v आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लाप्लास इक्वेशन क्या होती है आपकी डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रो v अपॉन एप्सिलॉन होती है आपकी पॉइजन इक्वेशन और डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू जीरो होती है आपकी लाप्लास इक्वेशन। ये अपन डिटेल्स में आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो डेल स्क्वायर v यहाँ पर आप जानते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल डॉट v। तो इसके लिए जो आप फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो सेम डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है। इसमें बस 1 अपॉन H1 H2 H3 dy du ऑफ H2 इंटू H3 अपॉन H1 इंटू dv अपॉन du और यहाँ पर dy dv ऑफ H3 इंटू H1 अपॉन H2 इंटू dv अपॉन dv और यहाँ पर dy dw ऑफ H1 और H2 अपॉन H3 और dv अपॉन dw। तो ये हो गया आपका डेल स्क्वायर v का फॉर्मूला। ये आपका आता है लाप्लास इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए और पॉइजन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको काम आएगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बाउंड्री कंडीशन इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, इनसे फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो जो इनकी कंडीशन होती है वो होती है मेनली आपकी dn1 इक्वल्स टू dn2। यहाँ पर n1 और n2 होता है उसका नॉर्मल और t1 और t2 होता है उसका टेंजेंटियल पार्ट। तो dn1 हो जाएगा आपका dn2 के इक्वल्स और et1 हो जाएगा आपका et2 के इक्वल्स और इसको dn2 माइनस dn1 इक्वल्स टू रो एस भी अपन लिख सकते हैं। रो एस होता है आपका क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बाउंड्री कंडीशन इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो बाउंड्री कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, dn1 इक्वल्स टू dn2 और ht1 इक्वल्स टू ht2। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखनी है। और ht2 माइनस ht1 इक्वल्स टू k क्रॉस an। इनके अपन डिटेल्स में भी और आगे देखेंगे, अभी ये केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बाउंड्री कंडीशन के मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है आपकी डेल डॉट जे। जे होता है आपका क्या, करंट डेंसिटी। डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ रो वी, डी बाई डी टी ऑफ रो वी। मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी होती है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हुई आपकी करंट एज आउटफ्लो डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द सरफेस। रो भी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और माइनस आपका डिनोट कर रहा है डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू करंट एज आउटफ्लो। तो इस टाइप से ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वेरी गुड कंडक्टर। वेरी गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपको याद रखना है इसमें से। अब बाउंड्री कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर सरफेस, कंडक्टर सरफेस पर बाउंड्री कंडीशन अपन देखते हैं। तो Et1 इक्वल्स टू होता है आपका Et2। यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका जीरो होता है और dn1 इक्वल्स टू dn2, dn2 माइनस dn1 इक्वल्स टू रो एस होता है। तो ये आप इनको कंडीशन इनकी याद रखनी है। बस याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वेरी गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस इफ अ चार्ज इज गिवन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा किसी कंडक्टर का अगर सरफेस होगा तो उसके नॉर्मल होगी, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा, इसलिए यहाँ पर ई टेंजेंशियल जीरो आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगी, ठीक है, किसी कंडक्टर सरफेस के। ये कंडीशन आपको इसमें से याद रखनी है। अब एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी देखते हैं। W आपका क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dl। अब F आप क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है आपका Q इनटू E डॉट dl। तो E आप यहाँ पर जानते हैं, E क्या होता है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R21 और Q डॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R12। तो इस तरीके से आप इनकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अपन और आगे देखते हैं, कैपेसिटर के बारे में कुछ देखते हैं। कैपेसिटर क्या करता है आपका, एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एबिलिटी टू होल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर पैरेलल प्लेट आपका कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आप जानते हैं, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A। एप्सिलॉन की जगह पर आप एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R भी लिखते हैं। अब मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर की अपन बात करते हैं। अगर ये मान के चलिए आपके कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अपन ने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक पुट किए तो ये हो जाएगी D1 और ये हो जाएगा D2।
ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 2। ये V1 वोल्टेज इसका, ये V2 वोल्टेज इसका। अब ये कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, जो इनका एरिया होगा वो सेम रहेगा, जो इनका एरिया होगा सेम रहेगा, इनकी विड्थ D1 और D2 हो जाएगी। तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, जब ये सीरीज में कनेक्ट है तो C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2। तो ये जब सीरीज में कनेक्ट है तो इस टाइप से हो जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और जो इनका चार्ज होगा सीरीज में वो सेम रहेगा, Q1 इक्वल्स टू Q2। तो Q1 हो जाएगा आपका C1V1 इक्वल्स टू C2V2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। अब C2 क्या है आपका, C आपका क्या होता है, C होता है आपका एप्सिलॉन A अपॉन D। तो C2 आपने निकाला तो C हो जाएगा एप्सिलॉन 2, एरिया आपका सेम है, और D की जगह पर D2 हो जाएगा। तो इसको C2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 2 इंटू A अपॉन D2। और C1 को आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 इंटू A अपॉन D1। अब A आपका कैंसिल हो जाएगा और D1 आपका ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा आपका, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 इंटू D1 अपॉन D2। ऐसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है कैपेसिटर में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैपेसिटर जब सीरीज में है तो, और कैपेसिटर जब पैरेलल में है तो C जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C1 प्लस C2। और जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका जो हो जाएगा एरिया अलग अलग हो जाएगा। ये इसका एरिया यहाँ तक का A1 हो जाएगा और इसका A2 हो जाएगा, और जो इनकी विड्थ होगी वो सेम हो जाएगी D। तो C1 की जगह पर आप क्या लिखाएंगे, एप्सिलॉन 1 A1 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन 2 A2 अपॉन D। तो ये हो जाएगा आपका जब कैपेसिटर आपकी पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये चीजें आपको इसमें से याद रखनी है कैपेसिटर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। अब सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें टाइम वेरिंग फील्ड की अपन बात करने वाले हैं। तो जो मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है और जो मैक्सवेल की जैसी इक्वेशन है अपन को दिखती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा दी है। तो नॉट मैक्सवेल इक्वेशन, ओपन इंटीग्रल में जो मैक्सवेल की इक्वेशन है नहीं है, वो है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू साई ई, ये मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है। और ओपन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू ई एम एफ या वोल्ट, या ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये भी मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है। और ओपन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू साई एम वेबर, और ओपन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू एम एम एफ या जी करंट की इक्वेशन होती है। ये सब मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ओपन इंटीग्रेशन में है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है और इनमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अब इन टाइम वेरिंग फील्ड ओनली वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन चेंज। अब टाइम वेरिंग फील्ड की अगर अपन बात करें तो केवल जो अपन ने इक्वेशन देखी थी मैक्सवेल की फर्स्ट वीडियोस में, तो उसमें जो वोल्टेज की इक्वेशन थी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल्स टू 0 और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई, केवल ये दोनों इक्वेशन इसमें चेंज होंगी टाइम वेरिंग फील्ड में, और बाकी इक्वेशन अपनी एज इट इज रहेंगी। तो ये किस टाइप से चेंज होगी अपन देखते हैं इसमें। अब अपन बात करते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ की। तो फैराडे ने जो फर्स्ट लॉ दिया था वो क्या दिया था, वोल्टेज आपका क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे, मतलब डी बाई डी टी ऑफ साई एम। साई एम आपका क्या है, फ्लक्स है, तो चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू वोल्टेज। ये था आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो V हो जाएगा आपका माइनस डी बाई डी टी ऑफ साई एम, ये हुई फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब साई एम आप जानते हैं, साई एम आपका क्या होता है, ओपन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस इक्वल्स टू साई एम। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल हो जाएगा आपका इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर साई एम की जगह पर आपने इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस पुट किया तो माइनस डी बी अपॉन डी टी इंटू डी एस हो गया। माइनस साइन आ जाता आपका लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको आप पॉइंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, E है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को आप हमेशा कर्ल में लिखेंगे, तो डेल क्रॉस E हो जाएगा आपका माइनस डी बी अपॉन डी टी। तो ये हो गई पॉइंट फॉर्म में और ये हो गई इंटीग्रल फॉर्म में। अब मैग्नेटिक फील्ड में आपका क्या चेंज हो रहा था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल्स टू अपना कितना था, आई था। तो इसमें और ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी अपॉन डी टी इंटू डी एस, बस ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। और पॉइंट फॉर्म में क्या चेंज हो रहा है, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे सी करंट डेंसिटी प्लस डेल डी अपॉन डी टी। ये अपन डिटेल्स में देखने वाले इसको। ये है आपका
कंडक्शन करंट डेंसिटी और ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के कारण ये टर्म इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अभी आपको बस क्या करना है, इनके फॉर्मूलेज याद रखने हैं, डिटेल से अपन इनको देखने वाले हैं और आगे। अब इसमें अपन और आगे देखते हैं। थीटा जो होता है आपका वो होता है बीटा इंटू जेड, और जे को आप लिख सकते हैं 1 एंगल 90, -1 को क्या लिख सकते हैं 1 एंगल 180, और माइनस जे को लिख सकते हैं 1 एंगल 270। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन जनरल मटेरियल, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जनरल मटेरियल में प्रोपोगेट हो रही है तो सिग्मा एप्सिलॉन और म्यू जो इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है आपकी, ई और एच को आप कैसे लिखेंगे, ई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड ए टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ए एक्स। अब जो ये है ये डोनेट करता है आपका फील्ड की डायरेक्शन, ये डोनेट करता है जो ये टर्म है ये डोनेट करता है आपका फेस, और ये क्वांटिटी डोनेट करती है आपका एम्पलीट्यूड। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्रोपोगेट होती जाएगी तो एम्पलीट्यूड ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड है, मतलब एम्पलीट्यूड इसका एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिके होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। ये हुआ आपका एम्पलीट्यूड टर्म, और ये हुआ फेस का, और ये हुई इसकी फील्ड की डायरेक्शन। अब E क्रॉस H मतलब E की जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्रॉस H की प्रोपोगेशन डायरेक्शन होती है आपकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन। ये अभी अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसको देखने वाले हैं, ईटा क्या होता है, गामा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इसके बाद, तो वो आप जरूर देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो ये आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।